सत्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रबंध क्या होता है, उसका अर्थ, मैनेजमेंट, उसका मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में विस्तार से बताऊंगी। यानी अगर हम हिंदी में जाने तो प्रबंध क्या है, उससे हम क्या समझते हैं, उसकी कैसी प्रकृति है और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल हैं और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्रबंध मतलब व्यवस्था करना। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत बार इस शब्द को सुना होगा कि हम इस चीज़ का प्रबंध करते हैं, इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो आप क्या सोचते होंगे कि इसका क्या अर्थ होगा? तो आप यही अनुमान लगाते होंगे कि प्रबंध का मतलब है व्यवस्था करना। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज समथिंग या टू अरेंज समथिंग, टू डू सम वर्क। इस तरह से आप इसके बारे में सोचते होंगे, लेकिन इट इज़ अ वेरी वाइडर कंसेप्ट एंड वेरी यूनिवर्सल कंसेप्ट विच इज़ गोइंग थ्रू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। वट एवर वी डू इन आवर लाइफ, मैनेजमेंट विल बी देयर। तो प्रबंध इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी आवश्यक चीज़ है कि हर कार्य में ये होता है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसे समझाएंगे कैसे? तो एक साधारण अर्थ तो हमने निकाल ही लिया कि किसी कार्य की व्यवस्था करना, है ना। किसी कार्य को करने से पहले उसकी व्यवस्था करना, टू मैनेज द थिंग्स बिफोर वी डूइंग। तो इसे हम मैनेजमेंट कह सकते हैं एक सिंपल भाषा के रूप में। चलिए इसे और समझने का एक नए तरीके से प्रयास करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि व्यवसाय का, बिजनेस का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस इस्टेब्लिश होता है। बिजनेस की स्थापना हम लाभ के लिए ही तो करते हैं। तो वो लाभ हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? वो लाभ आप चित्र में देख सकते हैं। उपलब्ध साधनों का हम न्यूनतम लागत पर समुचित प्रयोग करके, यानी इफ वी यूटिलाइज द स्केयर रिसोर्सेज मैक्सिमम, देन वी विल गेट प्रॉफिट। यानी अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं तो जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास या आसपास अवेलेबल हैं, उसको हम मिनिमाइज कॉस्ट पर इफेक्टिव यूज़ करें, तभी तो हम उस लाभ को अचीव कर पाएंगे। और उसके लिए फिर हम करेंगे क्या? उसके लिए जो भी मानव शक्ति है या भौतिक साधन है, उन सब का हम प्रभावपूर्ण नियोजन और नियंत्रण करेंगे। तो वॉट एवर मैन पावर और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर बिजनेस अराउंड कैन बी इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली प्लान्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड। तो अगर हम इस तरह से कर सकते हैं तो हम क्या अचीव करेंगे? हम व्यवसाय के लाभ को प्राप्त करेंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? ये कुशल प्रबंध के द्वारा पॉसिबल है। यानी अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है किसी बिजनेस में, तो ये सारी चीज़ें कि हम अपने प्रॉफिट को, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हुए, मैन पावर को यूज़ करते हुए, फिजिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए, उनकी प्रॉपर प्लानिंग, उनकी प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हुए हम उस प्रॉफिट मोटिव को अचीव कर पाएंगे। तो ये जो सारा क्रेडिट है ये किसको जाएगा? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कहेंगे, इसे हम कुशल प्रबंध कहेंगे। तो इससे हमने उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखा कि प्रबंध होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में इस चीज़ को समझने के बाद हम ये जान पाएंगे, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्रबंध है क्या, क्या चीज़ है। तो देखिए, प्रबंध एक प्रभावशाली व्यवस्था है, ये भी हम कह सकते हैं इस बेसिस पर कि इट इज़ एन इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, थिंग्स, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ वर्क, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी शक्ति है जो व्यवसाय को चलाती है। इट इज़ अ फोर्स दैट रन्स द बिजनेस, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी शक्ति जो व्यवसाय की सफलता और असफलता के लिए उत्तरदायी होती है। यानी समथिंग
which is responsible, it is a fact or reason which is responsible for business success and its failure। तो जो इस चीज़ के लिए मतलब मानी जाती है वो शक्ति हम प्रबंध कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट इज़ व्हाट द मैनेजर डू, जो भी मैनेजर कर रहा है वो मैनेजमेंट है। वॉट एवर इज़ डन बाय द मैनेजर and getting things done with the help of people is called management। यानी जो प्रबंधक, मैनेजर जो कर रहा है और करवा रहा है, उन सब का जो होल प्रोसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, इट इज़ डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव देन अचीव बाय द पीपल परफॉर्मेंसेस। कुछ कहते हैं कि लक्ष्यों को निर्धारित करो किसी भी कार्य के और उन्हें प्राप्त करने के लिए उस कार्य निष्पादन को करना और करवाना, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि प्रबंध क्या हो सकता है, मानव कुशलता और साधनों के प्रयोग से लाभ कमाना। ठीक है, हम मैनेजमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाय यूजिंग मैन पावर एबिलिटी effective utilization of resources to earn maximum profit by the business organization। इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और प्रबंध यह भी कहलाता है कि हम व्यवसाय के लिए या किसी भी कार्य के लिए पहले नीतियों का निर्धारण करें, फिर कार्यों में समन्वय स्थापित करें, फिर उन नीतियों को लागू करें, फिर एक संगठन व्यवस्था बनाएं, उसमें फिर मार्गदर्शन का कार्य करें और फिर कंट्रोलिंग करें। तो जहाँ पर ये सारे प्रोसेस के रूप में कार्य किए जाएं, दैट इज़ ऑल थिंग कंपाइलिंग फॉर्म में क्या कहलाएगी, वो मैनेजमेंट कहलाएगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ एनी वर्क, एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इन वर्क and effective implementation of these policies, organize the people and the resources and then direct them, and then afterwards control all the activities। So this is all process is called as management। तो ये सभी क्रियाएं हमारी प्रबंध कहलाती हैं। तो देखिए, हमने प्रबंध को इतने रूपों में डिफाइन किया, समझने का प्रयास किया कि प्रबंध ये हो सकता है। साधारण तौर पे तो ये व्यवस्था ही तो है किसी चीज़ की। ठीक है, अब हमारे प्रबंध में एक बहुत ही कुशल वैज्ञानिक हुए, थ्यू ह्यूमन, और उन्होंने इसे 3 रूप में डिफाइन किया। वो है हमारा मैनेजमेंट एज अ पर्सनल, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। थ्यू ह्यूमन ये कहते हैं कि ये एक अधिकारी के रूप में है जो लोगों से कार्य करवाता है। यह एक विज्ञान के रूप में है, जो विज्ञान में बातें होती हैं वही एक मैनेजमेंट में भी होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए साइंस। और तीसरा बताया उन्होंने कि ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कुछ ऑर्डर के साथ बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम अधिकारी के रूप में देखें, प्रबंध अधिकारी के रूप में उस कार्य से है संबंधित जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको देखते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं और उनके कार्यों पर नियंत्रण करते हैं। यानी एक अधिकारी ने दूसरे लोगों से कार्य करवाया और उन पर नियंत्रण रखा। ये सारा प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, यह अधिकारी के रूप में डिफाइन की। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ whatever the manager does and getting the things done by the help of other peoples in the organization। तो इस तरह से ये पर्सनल के रूप में डिफाइन होता है। और अगर हम ये कहें कि प्रबंध एक विज्ञान है, एक साइंस है, तो इसमें हमें ये देखना है कि जिस तरह से एक विज्ञान में एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है, कारण परिणाम होता है, किसी कारण कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई कंसेप्ट्स होते हैं जिस पर साइंस बेस होती है,
तो क्या वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट में पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। तो जो लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि उसमें साइंस वाले जो सारे फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं। साइंस हैज़ सम प्रिंसिपल्स which are universal in nature. It is a systemized body of knowledge which includes some concepts, principles, theory, experiments, and predictions. So all these features are found in the management. Thus management is a science. तो इस कारण से कि एक साइंस में जो सब बातें होती हैं क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, और इसके अंतर्गत सिद्धांत है, नियम है, कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनका पालन करके कारण परिणाम में संबंध करके अनुभव सिद्ध के आधार पर ज्ञान को परिभाषित किया जाता है, तो इसलिए प्रबंध को साइंस माना जाता है। तो यही चीज़ हमने मैनेजरियल एज ए साइंस में एक्सप्लेन की है। दूसरी तरफ ये बताया कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी कि एक चीज प्रोसेस होता क्या है कि एक क्रिया के बाद दूसरा का उत्पन्न होना, दूसरे के बाद तीसरी का होना, जब दूसरी खत्म हो जाएगी फिर तीसरी, सो ऑन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, और उसके बाद एक प्रोसेस का निर्माण होता है, और उसके कारण से कोई चीज़ का निर्माण होता है, कोई कार्य संपन्न होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑल स्मॉल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड एज प्रोसेस। तो प्रोसेस में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में ऐसा क्या कार्य करना पड़ता है जिसके कारण हमें इसे प्रोसेस का नाम देना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में हम 5 कार्य करते हैं। वो मैनेजमेंट में हम किसी कार्य को करने से पहले हम 5 चीज़ें क्रम में करते हैं। सबसे पहला है नियोजन, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, हिंदी में नियोजन कहेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग, इंग्लिश में प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन। अब जो कुछ सोचा है उसको हमने करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंज करना है, थिंग्स और मैन पावर का, तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहेंगे संगठन करना, संगठन, संगठित कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। और तीसरा है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, तीसरा समन्वय नहीं लेंगे हम, स्टाफिंग को यहाँ पे लेते हैं कि स्टाफिंग करना। अब हमने स्ट्रक्चर सोच लिया है और उसके अनुसार एकत्र करने के तरीके सोच लिए। मैन पावर को हमने किसी को बॉस बनाना है, किसी का उसका सबॉर्डिनेट बनाना है, तो वो सिलेक्शन करनी है। तो नियुक्तियां, हम तीसरा कार्य करेंगे, नियुक्तियां करेंगे, जिन जिन लोगों की हमें ज़रूरत है उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हम नियुक्तियों में यह तय करेंगे कि किस पद पर किस योग्यता के कर्मचारी चाहिए, और उनका चुनाव करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे, साथ में उनका पारिश्रमिक क्या दिया जाएगा ये तय करेंगे। तो ये सब हम स्टाफिंग के अंतर्गत करेंगे। हम किस में करेंगे? नियुक्तियों में करेंगे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है। और इसमें हम which involve the recruitment, selection of employees, their training, placements, promotions and their retirement, all these processes are included in the staffing। तो ये सब हम स्टाफिंग के अंतर्गत करेंगे। और स्टाफिंग कर लेने के बाद हम डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद द गाइडिंग एंड ओवरसीइंग द पीपल एट वर्क फॉर सिक्योरिंग देयर कॉर्पोरेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो हम उसमें ये देखेंगे कि विभिन्न व्यक्तियों को काम करने के क्या आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, उनसे कैसे सही तरीके से काम करवाया जाए, और अगर कोई कठिनाइयाँ होती हैं ना तो कैसे दूर किया जाए। साथ में उन्हें प्रेरणा भी देंगे, मोटिवेट भी करेंगे। मोटिवेट मीन्स डेवलप सच क्राइटेरिया विच आर इन विच द पीपल आर विलिंग टू वर्क, क्रिएट ए कॉर्पोरेट एटीट्यूड्स सो दे पुट इन देयर बेस्ट। तो इस तरह से हम उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। और प्रेरणा करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि सभी व्यक्तियों ने ठीक ठाक कार्य किया है या नहीं किया है। अगर कोई कमजोरियां रह गई हैं, गलतियां रह गई हैं, कमियां रह गई हैं, तो उन्हें दूर किया जाए। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में हम काम करने और दूसरों के प्रयत्नों को निर्देशित करने से जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से ये एक एज अ प्रोसेस के रूप में कार्य करेगा। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली द फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व, जिसमें हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, लेइंग डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायर परफॉर्मेंस एंड मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द नॉर्म्स which are set earlier and then taking corrective measures। तो ये सारा प्रोसेस के रूप में हम ये सारे कार्यों को करेंगे। और जब हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट कार्य के लिए भी ये 5 चीज़ें अपनाएंगे। तो बेसिकली
प्रक्रिया के रूप में ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, तो इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर कार्य करवाने और करने के लिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से हम प्रक्रिया के रूप में हम प्रबंध को यह डिफाइन करेंगे कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य किया जाता है और इसमें व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया जाता है। तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो ये इस तरह से प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, हमने इतनी विचारधारा देखी और उसमें प्रबंध को जानने का प्रयास किया, जिसमें सभी ने किसी भी अर्थों में इसको निकालने का प्रयास किया कि प्रबंध होता क्या है। तो उसके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि प्रबंध होता क्या है। तो देखिए, प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसी कला है, एक विज्ञान है जिसमें हम सबसे पहले किसी भी कार्य के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, उसके बाद उसको क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, और उसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम सामूहिक प्रयास, यानी ग्रुप टास्क होता है, ये लोगों के साथ मिलकर किया जाने वाला कार्य होता है, उन सब प्रयासों को हम नियोजित करते हैं, संगठित करते हैं, समन्वित करते हैं, फिर निर्देशित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं और उसके बाद नियंत्रित करते हैं। नियोजन मतलब कार्य को करने से पहले सोचना। संगठन यानी उस कार्य को करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे मैन की या रिसोर्सेज की या ढांचे की, उस चीज़ को डिसाइड करना। और समन्वय मतलब इन सभी लोगों के बीच में और मटेरियल के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बताना, तालमेल बिठाना, ताकि सभी एक ही दिशा में कार्य करें। और निर्देशन मतलब समय समय पर उनको मार्गदर्शन करना, गाइडलाइंस देते रहना कि कार्य इस तरह से किया जाए, इस ढंग से किया जाए। और उसके बाद उनको मोटिवेट करना कि ये कार्य करते रहो, इसको करने से अचीवमेंट प्राप्त होगी, सक्सेस मिलेगी। और बाद में यह देखना कि क्या कार्य जैसे हमने सोचा था वैसे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके क्या कॉजेज़ हैं, उन सब को ढूंढना और दूर करना और उसको इफ़ेक्टिव वे में लाने की कोशिश करना। तो ये होल जो प्रोसेस है, कला और विज्ञान है, ये सब प्रबंध के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इस डेफिनेशन को आप बता सकते हैं कंक्लूजन के रूप में कि ऐसी कला विज्ञान है जो उद्देश्यों का निर्धारण करती है, क्रियान्वयन करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, निर्देशित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करती है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक ए आर्ट एंड साइंस इन विच द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देन वी इम्प्लीमेंटिंग द कलेक्टिव एफर्ट्स टू अचीव the pre-decided objectives by putting in planning, organizing, coordinating, directing, motivating and controlling activities। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन में यहाँ पर ये बात कही जा सकती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं। इन सब बातों से हमें ये डिसाइड हुआ कि मैनेजमेंट है क्या और उससे क्या बातें निकल कर आती हैं। ऑल दीज फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस विच आर साइटेड अबव एक्चुअली रिवील्स द मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट दे आर, टेक इट वन बाय वन। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें 5 कार्यों को क्रम के अनुसार किया जाता है और ये लोगों के द्वारा संगठित होकर मिलकर कार्य करने की क्रिया है, इसलिए इसे हम मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस कहते हैं। तो मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग डन्स विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्टिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये चीज़ हमने इसमें डिफाइन करनी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अनुसार इसमें कार्य किया जाता है। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ
एवरीवेयर मैनेजमेंट विल बी देयर। प्रबंध एक सर्वव्यापी क्रिया है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह लागू होने वाली, ठीक है। मतलब प्रबंध केवल हम व्यवसाय के क्षेत्र में ही लागू नहीं करते, ये जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आपका स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो, कल्चर से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, सोशल ऑब्जेक्टिव हो, कोई हर जगह हम व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, केवल बिजनेस में ही लागू नहीं होता। एवरीवेयर इट कैन बी अप्लाइड, इसे कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, वेदर द बिजनेस इज स्मॉल और बिग वन, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर रिलेटेड टू सोशल, रिलीजन, कल्चर, स्पोर्ट्स और educational institutions. Human activities are performed and decisions are taken, management will be there. Next है management is purposeful, ये उद्देश्यपूर्ण है। यानी आप किसी कार्य को करने से पहले उसके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि क्या उद्देश्य है। बिजनेस का भी उद्देश्य है, इसे हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो पहले से ही व्यवसाय के उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जिनके परिणामों को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट कार्य करता है। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट बेस्ड है, पर्पसफुल है। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सो दैट द इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी मेड, एंड मैनेजमेंट एम इज टू अचीव इकोनॉमिक एंड as well as social objectives. Group efforts are directed to achieve these predetermined objects. तो इसलिए से हमने मैनेजमेंट को पर्पसफुल कहा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी मीन्स सोसाइटी से जुड़ी हुई है। हम नेचुरली अकेले तो कार्य करते नहीं, बिजनेस भी सोशल एक्टिविटी है। बिजनेस भी सोशल व्यक्ति द्वारा खोला जाता है, सोसाइटी के लिए खोला जाता है, कस्टमर्स के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रबंध भी ऐसा कार्य है जो समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कार्य है। इसमें हम समाज में रहकर कार्य करते हैं, ये मनुष्यों से संबंधित होता है, इसलिए इसे हम सामाजिक क्रिया का नाम देते हैं। इसमें हम मानवीय कार्यों को ही निर्देशित, समन्वित और नियंत्रित करते हैं, इसलिए हमने इसे सामाजिक कार्य के नाम से कहा है। सो मैनेजमेंट कंसिस्ट इन डीलिंग विद पीपल। तो getting things done with the help of other people is management. The efforts of human beings are directed, coordinated and regulated by such techniques where costs to be minimized. So management is a social process and it has a social obligations to make efficient use of scarce resources for the benefit of society. तो इसलिए इसे हमने सोशल ऑब्जेक्टिव के रूप में डिफाइन किया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप टास्क, ग्रुप एफर्ट्स। अकेले नहीं कर सकते हम मैनेज, अकेले हम मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें चाहिए ना। अगर चीज़ों को मैनेज कर, जैसे चाय बनाना है तो उसमें भी तो हमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, देन चाय बनाएंगे, और उसमें हम अपनी मदर की या किसी की गाइडेंस लेंगे या कुछ हम हेल्पफुल एक्टिविटी लेंगे जिससे हम इफेक्टिव बहुत टेस्टी चाय बनाएं। तो इस तरह से सामूहिक एक्टिविटी है, उसमें हमें सामूहिक प्रयास चाहिए होता है, लोगों की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि बिजनेस सामूहिक एक्टिविटी है और बिजनेस से ही कंसर्न बेसिकली होता है मैनेजमेंट का। ऑल एक्टिविटीज़ जहाँ पे भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो प्रबंध को हम सामूहिक प्रयास के रूप में इस तरह से कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति पर, ये विशेष व्यक्ति पर लागू नहीं होता। इसमें जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं और कार्य करते हैं उन पर प्रबंध लागू होता है। सामूहिक प्रयासों से ये संबंधित होने के कारण किसी भी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों की तुलना अनेक व्यक्तियों का जो समूह होता है उन सभी के प्रयासों को शामिल इसमें किया जाता है। तो ये ग्रुप एफर्ट्स है जिसके द्वारा हम कुछ भी डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स को, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करते हैं। तो
तो इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट्स, it is a group task which deal with the group activity, not related to an individual. So active cooperations is needed at all level of work, and when organized group of people is responsible for work, then arise the need of management. Management make to realize the objects of group and directed their efforts towards the achievement of common goal. So conclude that it is an group activity. Next is मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस। ये हम देख चुके हैं पहले भी कि जो आर्ट में और साइंस में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो मैनेजमेंट में भी होती हैं। आर्ट क्या होती है? आर्ट इज़ द ब्रिंगिंग डिज़ायर रिजल्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम टैलेंट्स और स्किल। ठीक है, इट इज़ अ मैथड, इट इज़ अ इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट सम एक्टिविटी, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आर्ट को डिफाइन करती है कि वो आर्ट होती है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है? एवरी मैनेजर हैज़ टू अप्लाई सर्टेन नॉलेज एंड हिज स्किल वाइल डीलिंग विद द पर्सन्स टू अचीव द डिज़ायर गोल। तो वो जो अपने स्किल को, अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने उस परफॉर्मेंस को दिखा रहा है लोगों से काम करवाने के लिए, वो आर्ट है। ठीक है, तो लोगों से जो कार्य करवाना है वो कला है, उसके विशेष गुण हैं, उसके व्यक्तिगत प्रयास हैं जिसके कारण वो लोगों से कार्य करवा पाता है, तो वो कला का क्षेत्र है। और विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड सम वेरीफाइड नॉलेज, या ये कह लीजिए ये आपकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें कोई आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, कॉज एंड रीज़न इफ़ेक्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है, तो वो साइंस है। जिसमें भी प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है वो साइंस है। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट हैज़ सम प्रिंसिपल्स विच हैज़ टू बी फॉलोड while doing the management। वो हम बाद में देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आए हैं जिनको फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट करते समय, और जिसके कारण इसे साइंस कहा जाता है। तो इसमें भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका पालन किया जाता है, सिद्धांतों का पालन किया जाता है, नियमों को अपनाया जाता है, जिन्हें प्रबंधकों ने अपने अनुभव के आधार पर परिभाषित किया है। अनुभव सिद्ध ज्ञान है, इसलिए इसे विज्ञान कहा। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर देखेंगे। अगला है कि हमने मैनेजमेंट को दूसरे लोगों से कार्य करवाने की प्रोसेस बताया। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो इसमें देखेंगे कि प्रबंध क्या है? अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की और उनसे कार्य लेने की एक कला है, तरीका है, और कार्य तभी सफल होता है जब हम उन लोगों से अच्छे ढंग से कार्य करवा पाते हैं। तो अगर कार्य संपन्न होता है तो हम ये कहते हैं मैनेजर ने अच्छा कार्य किया है, और अगर नहीं काम अच्छा होता तो हम ये कहते हैं मैनेजर को काम करवाना ही नहीं आता। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ठीक है, तो इस तरह से ये परिभाषा हैरोल्ड कुल्स डोनेल ने दी थी, और उन्होंने इसे बहुत अच्छे से परिभाषित किया कि मैनेजर दूसरों के साथ मिलकर जो भी करवाता है वो सब मैनेजमेंट है। तो दूसरों से अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन क्या है। एक प्रोफेशन के लिए आपके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनिंग आपने उसके ली होती है, तब आप उसको एज ए प्रोफेशन के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसे है। प्रबंध एक पेशा है। देखिए, पेशे के लिए एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, चातुर्य होना चाहिए, व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए, जिसके अध्ययन और प्रशिक्षण से हम व्यवसाय को करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं, जीविका का अर्जन करते हैं।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध में भी पेशे के वे सभी गुण आते हैं, विशेषताएं आती हैं, जिसके आधार पर प्रबंध को पेशा कहा जाता है। क्योंकि प्रबंधकों को विशेष ज्ञान यानी एमबीए की डिग्री लेनी होती है, चतुर्य का प्रयोग करना होता है और व्यावसायिक योग्यता लेकर फिर प्रबंधक की जॉब को करना होता है। इसलिए प्रबंध को हम पेशा मानते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज, some caliber and some business qualification is required for doing managerial work. That is why management is also called as profession. It is include all the qualities of profession. ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट नीडेड एट ऑल लेवल। हर जगह, हर स्तर पर प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। तो प्रबंध के वैसे 3 स्तर हैं। तो संगठन में हमने 3 स्तर बांटे हैं, चाहे एक है उच्च स्तर, एक है मध्य स्तर, दूसरा है निम्न स्तर। उच्च स्तर पे बॉसेस रहते हैं, मध्य स्तर पे उनके अंडर काम करने वाले लोग रहते हैं और निम्न स्तर पर नीचे लेवल के प्रबंधक रहते हैं जो कर्मचारियों के ऊपर मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। तो बिजनेस में हर स्तर पर प्रबंध चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होती है। हर एक को डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में उतरना पड़ता है, हर एक को निर्णय लेने का कार्य करना पड़ता है, हर एक को नियंत्रित करने का कार्य करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल है वहाँ पर प्रबंध है। इसलिए प्रबंध हर एक स्तर पर लागू है, हर एक लेवल्स पर है। तो ये वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन के प्रिंसिपल्स को लागू करता है। एंड इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट इज़ टॉप लेवल, middle level or lower level, supervision level. The nature of work and power at every level is different, but the requirement of management is same. So management is needed at all level in the organization to take certain decisions and controlling the activities. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है, एक अधिकार की पद्धति है। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि प्रबंध जो है कार्यों के सफल निष्पादन के लिए अधिकारों को रखता है। उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे उसे आदेश देने का अधिकार होता है, आदेशों का पालन करवाने की शक्ति होती है। तो ये अधिकार जो तत्व उसके हाथ में है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक अधिकारी की पद्धति है, अधिकार तंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रबंध में विशेष ज्ञान और कौशल और अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रबंध के इन प्रशासकीय योग्यताओं के कारण ही प्रबंध कर पाता है। इसलिए उसमें प्रबंधक में स्वयं के प्रबंध के ज्ञान, कौशल और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी वो दूसरे लोगों से कार्य करवा पाता है और सफलता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन द मैनेजमेंट while doing the management work. ये इसमें बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि मैनेजमेंट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर। प्रबंध जो है अपने स्वामियों से अलग माना जाता है। स्वामी व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। संगठन का उचित प्रबंध और संचालन जबकि विशेष योग्यता वाले प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध की एंटिटी है वो उसके ऑनरशिप से अलग है। बोथ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ऑनर्स आर द शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। सो बोथ आर द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बतानी है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ कोऑर्डिनेटिंग दी वर्क। प्रबंध क्या है? कार्य का समन्वय है, तालमेल बिठाना। जो भी कार्य कर रहे हैं, जितने सारे कार्य चल रहे हैं लोगों के साथ, उनको बैलेंस करके चलना। सब एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए
जो मैनेजमेंट है वो क्या है, समन्वय टास्क है। ये भौतिक संसाधनों और मानवीय साधनों को में तालमेल बिठाता है ताकि कार्य रूप दिया जा सके। मानविक और भौतिक साधनों में इसी तालमेल के द्वारा प्रबंध सफलता अर्जित करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध का कार्य क्या है, समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है बिटवीन रिसोर्सेज एंड द मैन पावर। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ अ इनविजिबल फोर्स, ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। एक्चुअली में ये है क्या, ये प्रबंधक का गुण है, ये मैनेजर की क्वालिटी है, जिसके आधार पर एफिशिएंसी है, कैलिबर है, जिसके आधार पर वो एक व्यवसाय को उसके टारगेट तक ले जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वालिटी है जिसको हम फील कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट बट नॉट सीन। तो it is an unseenable force which is present in manager and it is felt by the results of efforts. So management is a goal oriented and cannot be seen functioning with the eyes but which can be observed by its results. तो ऐसी शक्ति है जिसे कार्य की सफलता के आधार पर आंका जाता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे देख नहीं सकते। तो इसलिए इसे कहा गया है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। तो देखिए, इन 14 करैक्टरिस्टिक्स से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रबंध कितनी पावरफुल चीज़ है, क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसे हम किसी भी रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, organizational objectives and individual objectives, which we can see on screen. First is the social objective, increase in employment. तो प्रबंध का उद्देश्य क्या है, रोजगार में वृद्धि करना। इसमें व्यवसाय के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है और सामाजिक उद्देश्य के लिए समाज के कुशल और योग्य लोगों को व्यवसाय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। सो द मेन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय द हेल्प ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो प्रबंध का जो उद्देश्य है वो व्यवसायिक क्रियाओं में अच्छे प्रकार से समाज के लिए अच्छी किस्म की वस्तुएं, सेवाएं अच्छी कीमत पर उपलब्ध कराना ताकि लोग उन सेवाओं का प्रयोग करें और अपने जीवन स्तर में वृद्धि करें। सो द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू contribute the improvement of standard of living by providing the good quality products at best price to the people. Next है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। देखिए, व्यवसाय से प्रदूषण फैलता है लेकिन प्रदूषण को कम करने का दायित्व भी व्यवसाय पर होता है और ये कौन करवाता है, हमारे मैनेजर्स। तो मैनेजर्स को ये देखना है कि व्यवसाय प्रदूषण रहित हो और प्रदूषण की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाए जिससे वातावरण दूषित ना हो। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं, तो जो भी उपलब्ध साधन है उनका समुचित प्रयोग किया जाए, तो ये भी मैनेजमेंट की ड्यूटी है। सो द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड टू गेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा उसको अगर हम गौर करें तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, अर्न प्रॉफिट। हमारा लाभ कमाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लाभ कमा रहे हैं कि नहीं। मैनेजमेंट प्रोवाइड द एश्योरिटी
गेट द एडिकेट प्रॉफिट एंड बाय द बिजनेस। व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो क्या है? लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के लिए ही स्थापित किया जाता है, इसलिए व्यवसाय लाभ से जुड़ा हुआ है और संस्था के सफलतापूर्वक संचालन के लिए लाभ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना लाभ के हम व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए मैनेजमेंट का कार्य है इस लाभ को अर्जित करना। ठीक है। दूसरा है अचीव ग्रोथ। व्यवसाय प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन की सहायता से व्यवसाय को प्रगति क्षेत्र पर ले जाता है। दीर्घकालीन अस्तित्व। व्यवसाय लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए प्रबंध के द्वारा ही सारी क्रियाओं को सुनियोजित करके व्यवसाय के दीर्घकालीन अस्तित्व को संभव बनाया जाता है। मैनेजमेंट इंश्योर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस and it can be measured by sales, number of employees, production, capital, etc. So business is heading towards its growth. Next is survival or overcoming or face the competition. प्रतियोगिता का सामना करना। जो बिजनेस है वो गला काट प्रतियोगिता का सामना करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो उसमें अपना पूर्ण योगदान देता है। तो प्रबंध की सहायता से एक व्यवसाय वर्तमान समय में चल रही जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसका सामना कर पाता है और उसमें अन्य व्यवसायों को मात देकर सफल हो पाता है। तो ये भी हमारे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत में देखिए श्रम पूंजी में मधुरता। हम चाहते हैं कि देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज़। नेचुरली ऑनर्स चाहते हैं हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि हमें अच्छे से ज़्यादा सैलरी मिले। तो उनको जो टाई अप करने का काम है, उनको बैलेंस करने का काम है, वो कौन करता है? मैनेजमेंट। तो वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर सेफ्टी वेजेस बोनस। जो हमारा मैनेजमेंट है वो ये श्योरिटी दिलवाता है कि हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वेजेस दिलवाएं, बोनस दें, सैलरी दें, ताकि वो व्यवसाय में बने रहें और कार्य को मोटिवेटेड ढंग से करते रहें। ठीक है। और तीसरा है कि मैनेजमेंट उचित कार्य दशाएं प्रदान करता है, प्रॉपर वर्क कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है ताकि लोग उन कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और चौथा है मैनेजमेंट का उद्देश्य कि वो कर्मचारियों का विकास भी करे, उनको ट्रेनिंग दे, उनको नए पदों पर जाने के लिए मोटिवेट करे, उनको ऐसी दशाएं प्रदान कराए जिससे वो प्रमोशन की तरफ जा सके और उनका विकास हो। तो ये सब कार्य भी मैनेजमेंट के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने इनके उद्देश्यों को आज हमने अध्ययन किया। आशा है आपको मैनेजमेंट कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए नित्य दर्शन से और +2 की मैनेजमेंट संबंधी संपूर्ण अध्ययन को यहाँ पर जारी रखिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।